नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशिधर पांडे और आज हम यहाँ देख रहे हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारा राष्ट्रगान है वर्तमान में कौन सा, जन गण मन। तो इस सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता है कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है, या जिनको आप ठाकुर भी बोलते हैं, उन्होंने ये हमारा गीत लिखा है जनगण मन। और इस गीत को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था, उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1949, तीसरा है 1950 और चौथा ऑप्शन दिया है 1951। तो ध्यान रखेंगे कि जो ये जनगण मन नामक गीत है उसे भारत के राष्ट्रगान के रूप में, किस रूप में, राष्ट्रगान के रूप में 1950 में स्वीकार किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया, जनगण मन के रूप को। तो जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया 1950 में। इसके अलावा आपको इसके बारे में यह भी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे पहले ये गाया कब गया था जनगण मन को। तो सबसे पहले जनगण मन जो है वो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था, तो वर्ष 1911 में। कहां पर, कलकत्ता में। तो ये बातें भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो जनगण मन गीत है, रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो उन्होंने इसको गीत को अपने किताब में लिखा था, ग्रंथ में लिखा था। और इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के, किसके, कांग्रेस के वर्ष 1911 का जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, वहाँ पर गाया गया था। और बाद में ये गीत जो है हमारा राष्ट्रगान का रूप ले लेता है। तो ये सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी अक्सर आता रहता है कि भारत का अंतिम, और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, यहां पर जो एक और वर्ड दिया है अंग्रेज वायसराय कौन था। तो तीन यहां पर अलग अलग शब्द हैं, अंतिम, अंग्रेज और वायसराय। तो इस तरह के दो प्रश्न आते हैं। एक आता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो उसका एक अलग आंसर होगा। लेकिन यहां पे प्रश्न में पूछा गया कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो देख लेते क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड वेवेल, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा नाम दिया है लॉर्ड इरविन। तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो हमको दिखाई देता है वो कौन दिखाई देता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखेंगे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। जबकि अगर कभी प्रश्न ये आए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो वहां पर इस प्रश्न का मतलब हो जाएगा कि अंतिम कौन था, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो अंग्रेज हो। आपको दोनों बातें ध्यान रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का जो अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल था वो एक भारतीय बनता है, और वो बनते हैं कौन, सी राजगोपालाचारी। तो वो अलग एक प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी से जुड़ा हुआ। और ये प्रश्न अलग है कि अंतिम अंग्रेज वायसराय या गवर्नर जनरल कौन दिखाई देता है, तो वो है लॉर्ड माउंटबेटन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। कब की बात की जा रही है कि स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के बाद भी कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसके पहले भी इसके कई बार विभाजन हुए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि आज़ादी के बाद अगर कांग्रेस का विभाजन जब हुआ तो पहली बार कब हुआ। तो चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है 1969, दूसरा है 56, तीसरा है 71 और चौथा है 1973। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 1969। कब हुआ, तो कांग्रेस का आज़ादी के बाद पहली बार विभाजन हमको दिखाई देता है 1969 में। तो ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड के प्रयोजन को विफल कर दिया, जबकि कारण बताया हुआ है कि इसने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये कथन और कारण सही है कि नहीं। तो पहला इसमें जो कथन दिया है उसको देख लेते हैं, पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड के प्रयोजन को विफल कर दिया। बिल्कुल सही है ये। पूना समझौता हुआ कब, ये हुआ 1932 में। कब हुआ, एवं इस समझौते से ये जो समझौता हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि ये समझौता हुआ किसके किसके बीच, तो ये हुआ गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच। तो गांधी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ था कब, 1932 में। तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच 1932 में एक समझौता हुआ जिसका नाम है पूना समझौता। और ये जो समझौता है, इस समझौते के माध्यम से जो अंग्रेजों की एक चालाकी थी कि भारत में क्या किया जाएगा,
एक तरह से मतलब भारत के लोगों को तोड़ने का प्रयास जो अंग्रेज बहुत पहले से कर रहे थे। सबसे पहला प्रयास आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने 1909 में किया था मार्ले मिंटो अधिनियम के माध्यम से, और उस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था। तो अंग्रेजों ने ये जो भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना ली थी, उसको लगातार आगे बढ़ाते ही जा रहे थे। और इसी क्रम में उन्होंने 1930-31 के दौरान वहां पर जो एक नए प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं, कौन, रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने एक मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा की। तो वर्ष 1931 का जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के बाद अंग्रेजों ने, जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे वहां के मैकडॉनल्ड, रैमजे मैकडॉनल्ड, उन्होंने अंबेडकर जी की जो मांगे थी कुछ, उन मांगों को स्वीकार कर लिया। क्योंकि इसके पीछे अंग्रेजों की ये चालाकी थी कि ऐसा करके वो भारतीय समाज में अब हिंदुओं के अंदर दलितों को भी क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। मतलब हिंदू समाज में जो दलित समाज आता है उसको भी तोड़ने की कोशिश के तहत रैमजे मैकडॉनल्ड ने अंबेडकर जी की बातों को मान करके मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा कर दी थी। जिसके तहत होने क्या वाला था, इसके तहत ये होने वाला था कि जो दलित समाज होगा उसको अलग से निर्वाचन का अधिकार मिल जाएगा, अर्थात दलित अलग से खड़े होंगे और उनको केवल दलित ही वोट डालेंगे। तो यही था कौन सा अवार्ड, मैकडॉनल्ड अवार्ड। तो ये जो मैकडॉनल्ड अवार्ड था, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू किया, और ये इस आमरण अनशन के चलते बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जिसको क्या कहा जाता है, पूना समझौता। तो इस समझौते में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ। गांधी जी ने अंबेडकर जी के विचारों को सुना, समझा और उनकी मांगों को उन्होंने स्वीकार किया, और उन मांगों के तहत ही गांधी जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो हिंदू समाज है उसी के अंदर ही दलितों को अलग से साथ ही साथ में निर्वाचन का अधिकार मिलेगा। मतलब उनको अलग होने की जरूरत नहीं है, उनको हिंदू समाज के अंदर ही निर्वाचन का अधिकार मिलेगा। तो वही यहाँ पर दिया है कि इसने अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के मार्ग को प्रशस्त किया। तो इस अधिनियम के चलते ही ये जो समझौता हुआ, ध्यान रखेंगे अधिनियम नहीं समझौता, कौन सा, पूना समझौता, इस समझौते के चलते ही जो एससी और एसटी कम्युनिटी है, एक तरह से समुदाय है जो है, उसको हिंदुओं के तहत ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में क्या मिलने लगा, आरक्षण। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है ये पूना समझौता या पूना पैक्ट। कब हुआ, 1932 में। किसके किसके बीच हुआ, तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच। और इसने क्या किया, तो इसने एससी समाज और एसटी समाज को क्या किया, राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभाओं में आरक्षण की सुविधा प्रदान कर दी। इससे जो हुआ, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि अंग्रेजों का जो सांप्रदायिक अवार्ड देने का जो चालाकी था वो विफल हो गया। कम्युनल अवार्ड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग, या रैमजे मैकडॉनल्ड अवार्ड भी बोलते हैं। तो दोनों बातें सही हैं, मतलब कथन जो बात कही गई कथन में वो भी सही है, और कारण भी जो है वो दोनों चीज दिया गया है तो वो भी सही है। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर दिखाई देता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध, आपातकाल। तो भारत के संविधान में आपको पता होना चाहिए कि 3 तरह के आपातकाल है मुख्य रूप से, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 बात करता है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल की। वहीं बात अनुच्छेद 356 की करें तो अनुच्छेद 356 बात करता है क्या, राष्ट्रपति शासन की। और वहीं बात करें हम अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 बात करता है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की। तो 3 तरह के आपातकाल की बात की गई है भारतीय संविधान में। और ये जो आपातकाल का विचार है, ये विचार हमने जो लिया है वो हमको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 से, दूसरा है जर्मनी के वाइमर संविधान से, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और चौथा दिया है कनाडा के संविधान से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जर्मनी का वाइमर संविधान। कौन सा, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपातकाल का विचार हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। और जर्मनी का जो संविधान है उसके नाम से भी प्रश्न आता है, उसका नाम है क्या, वाइमर या वाइमर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है। एकात्मक मतलब ऐसा लक्षण जिसमें सारी ताकत एक सरकार के पास हो। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकात्मक लक्षण मतलब यहाँ पर इसको ऐसा समझिए कि सारी शक्तियां संघीय सरकार या संघ सरकार के पास चली जाएगी, या केंद्र सरकार। तो आपको पता होना चाहिए
कि भारत जो है एक संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पर जो है शक्तियों का बंटवारा है, अर्थात केंद्र सरकार के लिए अलग से शक्तियाँ विभाजित हैं कि वो कौन कौन से विषयों पर कानून बना सकता है, वहीं पर राज्य सरकारों के लिए भी शक्तियों का निर्धारण है कि राज्य सरकार किस विषय पर कानून बनाएगा। तो आपको भारतीय संविधान में इन सारी बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि केंद्र सरकार या संघ सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी और वहीं बात करें कि राज्य सरकार किन विषयों पर कानून बनाएगी। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखी हुई हैं और इसके लिए 7वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से सारी बातों का वर्णन है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए या आपातकालीन स्थिति आ जाए तो भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार या जिसको आप संघ सरकार भी कहते हैं, वो आपातकालीन स्थितियों में ऐसा दिखाई देता है कि राज्य सरकार के कानूनों, राज्य सरकार के विषयों पर भी कानून बना सकता है। तो जो भारत सरकार है या जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के विषयों पर भी कानून बना सकती है। कब? आपातकालीन स्थितियों में। और ये जो कैरेक्टर है, यही कैरेक्टर जो है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को प्रदर्शित करता है। मतलब कि दिखाता है कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें भारत सरकार या केंद्र सरकार को असीम ताकत प्राप्त हो जाती है, तो ये उसका एकात्मक लक्षण है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जो मैंने समझाया, अब उसी से जुड़े हुए ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से, यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है ऑप्शन ए कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य का शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संविधानात्मक मशीनरी ठप पड़ जाए। तो अभी जो मैंने समझाया वो इसी ऑप्शन से मिलती जुलती बातें समझाई कि अगर किसी राज्य में संविधान विफल हो जाए या कोई राज्य सरकार अपने सरकार को चलाने में असफल रहती है, उस स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेता है और यही एक तरह का आपातकालीन स्थिति है। तो ये भी क्या किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, एकल संगठित न्यायपालिका, तो ये भी जो है एकल संगठित न्यायपालिका भी जो है वो भी एकात्मकता के लक्षण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एक साथ जुड़ा हुआ है सबके लिए। ऐसा है कि मतलब आप जैसे सर्वोच्च न्यायालय है और इसके अलावा उच्च न्यायालय हैं और इसके अलावा जो जिला न्यायालय हैं, मतलब 3 तरह से आपको दिखाई देगा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला या अधीनस्थ न्यायालय। तो आपको कहीं भी जाएंगे आपको यही दिखाई देगा कि जो जिस प्रक्रिया का पालन करते हैं, प्रक्रिया का पालन का मतलब है यहाँ पर कि जिस कानून का वो लोग उपयोग करते हैं वो तीनों के लिए एक समान है। तो यहाँ पर यही है इसका अर्थ कि एक संगठित न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, ये तीनों ही कानून की जो इनकी किताबें हैं, इनके जो अधिकार क्षेत्र हैं वो एक ही हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर इनमें बंटवारा है कि सर्वोच्च न्यायालय किन विषयों को सुनेगा, उच्च न्यायालय किन विषयों पर कानून फैसला देगा, ऐसा बंटवारा स्पष्ट रूप से नहीं है। तो जैसे उदाहरण के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो जिस आधार पर, जिस धारा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय किसी व्यक्ति को दोषी ठहराएगा, वही आधार उच्च न्यायालय भी उपयोग करेगा और उसी आधार का उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये बताता है क्या कि एकल संगठित न्यायपालिका है और ये भी कहीं ना कहीं एकात्मकता की ओर ही दिखाता है इसका लक्षण। इसके बाद तीसरा जो ऑप्शन दिया है क्या, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ये लक्षण भी जो अभी हमने बात ही की कि आपातकाल की घोषणा भी जो है वो उस समय होता क्या है, आपातकाल की घोषणा के समय सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारी शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती हैं। तो ये भी दिखाता है एकात्मकता के लक्षण को। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के हिसाब से सही ऑप्शन की, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये सभी। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान की कौन सी समिति, प्रारूप समिति या इसी को आप लोग ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो जो हमारा प्रिएम्बल है, जिसको आप लोग उद्देशिका या इंग्लिश में प्रिएम्बल, हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका बोलते हैं। तो इस प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रिएम्बल को प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, जिसके हेड कौन थे, अंबेडकर जी, उसके सामने सबसे पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, पहला BR अम्बेडकर जी, दूसरा है BN राव, तीसरा है C महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो अंबेडकर, BN राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इनमें से वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसने ये प्रस्ताव प्रारूप समिति के सामने प्रस्तुत किया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने प्रस्तुत किया था इसको 13 दिसंबर, कब?
13 दिसंबर 1946 को। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान का जो तीसरा अधिवेशन था, थर्ड मीटिंग जो हुई थी इसकी संविधान की, वो तो भारतीय संविधान सभा की जो तीसरी मीटिंग थी, तीसरा अधिवेशन था, जो कि कब हुआ? 13 दिसंबर को, और ईयर है 1946। तो उस दिन किसने? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी किसके सामने? प्रारूप समिति के सामने। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो प्रश्न में ये पूछा गया है कि कब जोड़े गए, कौन से दो शब्द? एक है समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, या इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं कई बार। तो ध्यान रखेंगे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वो कहाँ पर? प्रस्तावना में कब जोड़े गए। तो ये सबसे पहले तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये दोनों ही शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रारंभ से नहीं थे, बाद में इनको जोड़ा गया। तो प्रश्न में वही बताना है आपको कि कब जोड़ा गया। तो पहला है, देखिए मैंने बोला ही प्रारंभ नहीं थे, तो मूल प्रस्तावना के भाग थे, गलत है ये। दूसरा दिया है 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये भी गलत है। तीसरा दिया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और चौथा दिया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब हुआ था ये संविधान संशोधन? तो 1976 में। तो 1976 में लाया गया 42वां संविधान संशोधन जो था, उसी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? जो इस प्रश्न में दिए गए हैं, एक है समाजवाद और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। तो ये आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? क्या बताता है? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। तो ए ऑप्शन मूल अधिकार, बी ऑप्शन नवीं अनुसूची, सी ऑप्शन है निदेशक सिद्धांत, और डी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो ये बताता है कि हमारा संविधान जो है वो क्या है? एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष संविधान, यानी कि भारत एक धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसके बारे में घोषणा कहाँ पर की गई है? इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जवाब है संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ भी जान लीजिए क्या होता है। तो अर्थ इसका ये होता है कि भारत में किसी भी एक धर्म को राज्य द्वारा, राज्य मतलब यहाँ पर सरकार को समझिएगा, तो ध्यान रखेंगे राज्य मतलब सरकारें। तो भारत जो है या भारत में जो सरकारें हैं वो किसी भी धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करेंगी, या भारत सरकार का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि भारत सरकार सभी धर्मों का एक समान सम्मान करेगी और सभी धर्मों के लोगों को उनके विचारों को पालन करने का एक समान अधिकार देंगी, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगी। उसका स्वयं का, भारत सरकार का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों को एक समान अधिकार प्रदान करेगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। तो ये उसका अर्थ है कि भारत सरकार का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। तो ये इसलिए भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी कि क्या पूछा गया है, कौन सा इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा एक बात है जो भारतीय संविधान की, किसकी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है धर्मनिरपेक्षता, ये है, अभी हमने बात ही की कि धर्मनिरपेक्षता शब्द है भारतीय संविधान में। दूसरा है समाजवाद, ये भी है संविधान की प्रस्तावना में, ये शब्द भी शामिल है। तीसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यहाँ पर हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब है कि प्रजातांत्रिक गणराज्य, तो ये भी है हमारे संविधान में। ये तीनों बातें हैं, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, समाजवाद शब्द भी है, प्रजातांत्रिक गणराज्य या उसी को आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी कह सकते हैं, वो बात भी है। तो रही बात चौथे ऑप्शन की कि फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म जो शब्द है वो हमारे संविधान में नहीं है, ये शब्द हमारे संविधान में नहीं है। ध्यान रखेंगे कौन सा शब्द नहीं है? फेडरलिज्म शब्द जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फेडरलिज्म। तो ये जो आज हमने यहाँ पे प्रश्न देखे, ये सारे ही प्रश्न भारतीय संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।